हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने यूरोप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ओके, हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को आज़ादी मिली, एक नेशन स्टेट बना, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंडिया के बारे में। ठीक है, अभी हम इंडिया के बारे में ये पढ़ने वाले हैं कि मोस्ट ऑफली हम दो मूवमेंट्स के बारे में, उनकी बीच की स्टोरी पढ़ेंगे। पहली मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सेकेंड मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन दोनों के बारे में हमारा पूरा चैप्टर इनके बीचों बीच घूमता है, पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द घूमती है हमारी। पढ़ना ये है बच्चों कि ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली फॉर्म क्यों हुआ। जो मैंने मूवमेंट का नाम बोला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बना क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी उसको बनाने की, कौन से लीडर्स ने इनका साथ दिया। मोस्ट ऑफली हम स्टोरी हमारी महात्मा गांधी के आसपास ही घूमेगी इस लेसन के अंदर। उस दौरान जो है वो यूनिटी कैसी थी लोगों के अंदर, और कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स के अंदर। ओके, और जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे देश के अंदर बहुत सालों तक राज किया है, करीबन 200-250 साल तक राज किया है। पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी, पहले बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, मंगल पांडे, हम सब ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो लड़ाई जो है हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे जितनी इस बार हम हुए थे। मतलब जो हम लोग ने जो मॉडर्न तरीके से जो लड़ाई लड़ी थी उस दौरान हमको ज़्यादा सक्सेस मिला था। ओके, अब एक और चीज़ है इसमें कि हमने तुम्हारे हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर है और सेकेंड चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर है। तो दोनों, मतलब आपने कभी सोचा है कि फर्स्ट चैप्टर हमको इंडिया के बारे में क्यों नहीं दिया है, क्यों फर्स्ट चैप्टर हमको यूरोप के बारे में दिया है? यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कुछ रीज़न है वैसा? हाँ, एक रीज़न है। देखिए, आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह जो भी थे। ओके, सबसे पहला देश आज़ाद पाने वाला कौन सा था? फ्रांस। फ्रांस रिवॉल्यूशन हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 10th पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हिस्ट्री के। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है? ओके, वो बदलाव ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ जहाँ एक कॉलोनीज डेवलप्ड है, जहाँ जहाँ यूरोपियन कॉलोनीज डेवलप्ड है, आई मीन ब्रिटिश कॉलोनीज डेवलप्ड है, वहाँ पे है जो है बड़ा सा बदलाव आया है। फ्रांस रिवॉल्यूशन की वजह से पहले पूरे यूरोप में बदलाव आया क्योंकि फ्रांस एक नेशन स्टेट बना, उसकी वजह से जो है वो बाकी सारी कंट्री, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये सब नेशन स्टेट्स बने। ओके, इंग्लैंड तो बहुत पहले बन चुका था। फिर जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी, इंग्लैंड की कॉलोनीज थी या यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, ओके, उन सब कॉलोनीज को, जैसे हम भी एक ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहले आते थे, तो ब्रिटिश कॉलोनी हमारे इंडिया में भी थी पहले। ओके, तो पहले हमको आज़ादी पाने का सिर्फ एक ही मतलब पता था, वो था वॉर, कि वॉर लड़के वायोलेंस करके हम आज़ादी पा सकते हैं। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, नए नए फ्रीडम फाइटर्स आए, उनकी थिंकिंग कुछ अलग थी। उन्होंने जो है वो बाकी सारे देशों के बारे में पढ़ा कि वो लोग ने कैसे आज़ादी पाई है, और हमने हमारे आइडियाज़ है वो वहाँ से जो है वो ग्रैस्प किए हैं कि हम भी कैसे एक नेशन स्टेट बन सकते हैं। सिमिलरली हमने जो है वो आइडिया फ्रांस से भी लिया है कि फ्रांस कैसे एक नेशन स्टेट बना, कैसे वहाँ के लोगों ने मिल के यूनिटी बना के कैसे किंग को भगा दिया, कैसे खुद के लिए लड़े, कैसे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वैसे सिमिलरिटी हमने हर एक देश को देखा है जीतते हुए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हुए। ओके, सो हमको वहाँ से आइडिया आया है बच्चों। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना इसलिए ज़रूरी था आपको क्योंकि हमको वहाँ से आइडिया मिलता है कि हमको एक नेशन स्टेट बनाने के लिए कौन से प्रोसेस के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये टॉपिक्स के नाम ये रहे। ओके, हम सबसे पहले देखने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया की सिचुएशन क्या थी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब इंडिया की सिचुएशन क्या थी, जब ख़त्म हुआ तब भी क्या थी। उसके बाद हम देखने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या था। उसके बाद हम देखने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, मैं इस अलग अलग मूवमेंट्स को, इस अलग अलग टॉपिक्स को मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हिंदुस्तान की क्या हालत थी, क्या चल रहा था हिंदुस्तान में, एक ब्रिटिश इंडिया में क्या चल रहा था, हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्या हुआ था कि इन द ईयर आफ्टर 1919, ओके, हम 1919 की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेशनलिज्म मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट था वो स्प्रेड हो रहा था नए एरियाज में, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। इसका मतलब क्या कि 1919 के दौरान ओके नए नए ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। आज़ादी पाने के लिए लोग नए नए अपने अपने ग्रुप्स बना रहे थे, नए नए आइडियाज़ दे रहे थे, सिर्फ सिटी एरिया में नहीं, छोटे मोटे गांव में भी। आप देख सकते हो यहाँ पर ओके नए नए डेवलपिंग मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स आ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारे जो हालत थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी जो हालत थी वो इकोनॉमिकली बहुत ख़राब थी और पॉलिटिकली भी बहुत ख़राब थी। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी हालत बहुत ख़राब थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश ने जो है बहुत सारा लोन ले लिया था। ब्रिटिश ने जो है वो बहुत सारा लोन ले लिया था जीतने के लिए, वॉर को अच्छे से लड़ाई लड़ने के लिए। अब आप जानते हो कि बड़ी सी वॉर लड़नी है, इतने सारे सिपाही चाहिए, सोल्जर्स चाहिए इतने सारे, और सोल्जर के साथ हथियार भी चाहिए। फिर उनके सारे सोल्जर का खाना पीना, उनका रहना, उनका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इस सब में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ओके, तो सबको जो है वो इतना सारा पैसा ब्रिटिश कहाँ से लाएंगे? ओके, तो उन्होंने बहुत सारा लोन्स लेके रखा था आसपास के अपने कंट्रियों के साथ। ओके, तो उस दौरान क्या हुआ था, अब लोन तो ले लिया है भाई साहब, अब लोन का रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट कैसे करेंगे? कोई हमारे चाचा थोड़ी है जो लोन ले ले तो भूल जाएंगे, आजकल चाचा भी नहीं छोड़ते हमको तो। ठीक है, तो क्या करना है, लोन तो ले लिया है, रीपेमेंट करना है। पैसे कहाँ से आएंगे? इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस देने हैं सबको। कहाँ से आएंगे पैसे? ओके, तो उनके पास एक ही तरीका था, बाय टैक्स। इंडियंस के पास टैक्स है वो बढ़ा दो, और इंडियंस हमको पैसा देंगे, बढ़ा के देंगे, तो हम जाके जो है वो अपना लोन रीपेमेंट कराएंगे। इसकी वजह से, ये सिचुएशन की वजह से जो है वो हमारा टैक्स है वो इंक्रीज हो गया, हमारा टैक्स है वो इंक्रीज हो गया। टैक्स के साथ साथ कस्टम ड्यूटीज भी, हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेसमैन है, तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इन सारे मामलों के अंदर सब कुछ है वो टैक्स इंक्रीज हो गया, और एक नया कानून लाया गया, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप जो अभी देख रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में आप बहुत जगह पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, कि इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स। आपकी कितनी इनकम है उसके ऊपर आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, ये बात ब्रिटिश ने बोल दी गई। मतलब उनको सब जगह से पैसा 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 चाहिए था। ओके बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ। हालात तब खराब हुए कि 1913 और 1918 के दौरान प्राइजेस है वो इंक्रीज हो गए। ओके, 1913 से लेके 1918 के बीच में प्राइस है वो इंक्रीज हो गए, सब चीज के भाव बढ़ गए, दाम के, सॉल्ट से लेके मिर्च मसाले से, कपड़ों से लेके सब के दाम बढ़ गए। अब लोग बहुत परेशान हुए, कॉमन लोगों को बहुत तकलीफ हुई, भाई खाए तो खाए क्या। ओके, इतने पैसे तो आ नहीं रहे हैं खेतीबाड़ी में, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ऊपर से हमको नुकसान हो रहा है खेतीबाड़ी में। ओके, क्रॉप्स बराबर से उग नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो नेचुरल कैलामिटीज के कारण, और ऊपर से ब्रिटिश हमारे पास से पैसे मांग रहे हैं, टैक्स पे टैक्स मांगे जा रहे हैं। करे तो करे क्या भाई, पैसे कहाँ से लाए? तो कॉमन पीपल है वो, उनकी हालत बहुत ही खराब थी बच्चों, बहुत ही खराब थी उनकी हालत।
ठीक है। और एक और चीज उनके साथ हुई जबरदस्ती कि छोटे मोटे गांव होते हैं ना बच्चों, छोटे मोटे गांव, वहां पे अभी आर्मी चाहिए थी, वर्ल्ड वॉर चालू था, आर्मी चाहिए आर्मी चाहिए आर्मी चाहिए, आर्मी के अंदर सोल्जर चाहिए। इतने सारे बंदे कहाँ से लाएंगे? ब्रिटिश हमारे इंडियंस को लेके जा रहे हैं सोल्जर की तरफ से, और वर्ल्ड वॉर में वो लोग सबको मार दे रहे, और बंदे चाहिए और बंदे चाहिए और बंदे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो ये लोग ने छोटे मोटे गांव में जाना शुरू किया और गांव के अंदर पहले लोगों को बताया कि भाई ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़ जाओ, तुमको खाना मिलेगा टाइम टू टाइम, पैसे मिलेंगे इतनी, तनख्वाह मिलेगी इतनी, कपड़े मिलेंगे अच्छे, बूट्स मिलेंगे अच्छे, कैप मिलेगी और साथ में एक रिवॉल्वर भी मिलेगी। ओके, मतलब गन्स वगैरह मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी अच्छी खासी, पीने के लिए ड्रिंक्स भी मिलेंगे, ठीक है, वगैरह 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 सब कुछ वो लोगों ने जो है वो गांव वालों को चढ़ा दिया। अब गांव वाले फिर भी मानने को तैयार नहीं, भाई हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। तब जाके ब्रिटिश ने क्या किया कि जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको फोर्सफुली जो है वो सोल्जर में, आर्मी में डालना शुरू किया, फोर्सफुली, चलो भाई चलो जल्दी से चलो, फोर्सफुली। ओके, समझ में आया? फोर्सफुली डालना शुरू किया, ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं क्या करते हैं। आगे हालात कैसे हुए हमारे कि 1918 और 1920-21 ये 2 साल हमारे लिए बहुत ही खराब थे। ओके, ये 2 साल जो है हमारे लिए एक्सट्रीम्स थे। कौन से 2 साल आप देख सकते हो, 1918 to 19 ये 1 साल, और 1920 से लेके 21 क्यों खराब थे? क्रॉप्स है वो हमारे फेल हो चुके थे, क्रॉप्स हमारे फेल हो चुके थे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। अब फसल खराब हो गई तो शॉर्टेज तो होने वाली है खाने की। क्या बोला मैंने? फसल खराब हो गई तो खाने की शॉर्टेज तो होने वाली है, ठीक है। तो वही हुआ हमारे साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक शुरू हो गया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब कोई एक गांव में जो है वो क्रॉप्स फेल हो गए बिकॉज ऑफ फेमाइन, आसपास के गांव भी सफर करने लगे, और धीरे 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 पूरा एक स्टेट सफर करने लगा, और धीरे 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 आधा हिंदुस्तान सफर करने लगा। वहां पे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होने लगी, खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं थे, हर जगह फेमाइन 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 चल रहा था। अब लोग जो है वो आधे तो मरे जा रहे थे भूखमरी के कारण, भूख से मरे जा रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। इस दौरान जो है वो 12 to 13 मिलियन पीपल ये पेरिस्ट हो गए, मतलब कि डेथ हो गई उनकी इस दौरान। ओके, 1921 के दौरान 12 to 13 मिलियन पीपल्स की मौत हो गई बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक। ओके, अब लोगों का उम्मीद पूरी हार चुके थे, करे तो करे क्या। उनको लगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हमारी उम्मीद है वो वापिस जागृत होगी, हमको थोड़ा शांति मिलेगी। वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटिश हमारे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं, इसलिए हमको शांति नहीं मिल रही है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हमको शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हालात बदले नहीं, और यहाँ पर जो है लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, जिसकी वजह से हमको आज़ादी के ओर हम थोड़े और पास चले जाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? अभी हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय।